अवनी एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं गाड़ी कहीं इधर उधर चली गई तो। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती जाओ। ओके, एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ और धीरे धीरे क्लच दबाओ और धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ो, बस। अवनी बेटा, हम सिखा देते हैं तुम्हें गाड़ी चलाना। रमेश को तो वैसे भी ठीक से नहीं आता है। अरे काका, आप साइकिल चलाना तो ठीक से जानते नहीं है, गाड़ी क्या चलाएंगे? हाँ काका, आप ही सिखा दीजिए तो अच्छा है। ये तो सारा दिन फोन पे लगे रहते, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। अच्छा, एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लो। हाँ, हेलो, अवनी, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, बदबू कहां से आ रही है? इसके अंदर लाश कहाँ से आ गई? इसमें से बदबू भी कितनी आ रही है? हे भगवान, इन्होंने तो लाश देख ली। और उससे इतनी बदबू क्यों आ रही थी? घर आके बताती हूँ। बच्चों, मम्मी की बात सुनना चाहिए। हाँ, जाओ घर के अंदर जाओ। आपके बच्चे ने कहा कि ये मूर्ति उनके दादाजी की? जी, मेरे पिताजी की मूर्ति थी। सुमित प्रकाश नाम था उनका। उनकी मूर्ति क्यों बनवाई थी? मेरे पति एक इंजीनियर और साइंटिस्ट थे। सूखे इलाकों के लिए उन्होंने एक नई सिंचाई पद्धति का आविष्कार किया था। इसी से खुश होकर गवर्नमेंट ने उन्हें ये जमीन दान में दी थी। और सुमित जी इतने महान थे कि उन्होंने वो जमीन कॉलोनी को दान कर दी थी और हमने उसी जमीन पर ये बच्चों के लिए ये पार्क बनवा दिया। इसीलिए हमने उनके सम्मान में इस पार्क में उनकी मूर्ति लगवाई। देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ने हाल में इस लाश को मूर्ति में छिपाया है। हाँ, कुछ महीनों पहले। आप लोग बता सकते हैं कि मूर्ति यहाँ कब लगाई गई थी? क्योंकि शायद लाश को उसी वक्त अंदर रखा गया था। ये क्या कह रहे हैं सर? ऐसा हो ही नहीं सकता। सुमित जी जिस साल गुजर गए उसी साल ये मूर्ति वहां लगवाई गई थी। कम से कम 39 साल हो गए। 39 साल पहले? तो ये हो सकता है कि जब हाल फिलहाल में मूर्ति बदली गई हो या फिर इसकी मरम्मत की गई हो, तब ये लाश इसमें डाल दी गई हो। जी नहीं, जब से ये मूर्ति लगवाई गई है तब से ना इसकी मरम्मत हुई है और ना इसे बदला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ महीनों पहले मरे हुए आदमी की लाश इतनी पुरानी मूर्ति के अंदर कैसे हो सकता है? शायद ऐसा हुआ हो कि रात के अंधेरे में ये काम हुआ हो और आप लोगों को पता नहीं चला। पूर्वी, जरा वॉचमैन से पता करें। सर, इस कॉलोनी में करीब 200 फैमिलीज रहती है। अगर किसी ने रात को पुतला बदला होता, किसी ने तो देखा होता, लेकिन यहाँ तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं। तो फिर ये लाश मूर्ति के अंदर आई कैसे? सचिन, 39 साल पहले ब्रॉन्ज की मूर्ति खड़ी की गई हो, तब से लेकर आज तक ना किसी ने उसकी मरम्मत की, ना उस मूर्ति को बदल दिया। हाँ सर, 1976 की बात है सर। हाँ, और आज उस ब्रॉन्ज के पुतले के अंदर मिलती है एक लाश और कॉलोनी के 40 लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा तक नहीं। कैसे हो सकता है मूर्ति के अंदर लाश? दो ही तरीके आते हैं मेरे दिमाग में। एक, या तो पुरानी मूर्ति के अंदर लाश रखी, या फिर नई मूर्ति बनाकर उसके अंदर लाश डालकर उस नई मूर्ति को पुरानी मूर्ति की जगह रखी गई और पुरानी मूर्ति गायब कर दी गई होगी। सर, लेकिन ब्रॉन्ज की नई मूर्ति बनाने के लिए तो कई दौर से गुजरना पड़ा हो। पहले तो उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा तैयार किया होगा, फिर उस ढांचे से उसने नया सांचा तैयार किया होगा, और फिर कम से कम 1200 डिग्री सेल्सियस पे उसने उस ब्रॉन्ज को पिघलाकर उसमें डाला होगा, और फिर उसके टुकड़े किए होंगे। टुकड़ों को फिर वेल्डिंग करके जोड़ा गया होगा, फिर मूर्ति तैयार होगी तो उसे खड़ा कर दिया गया होगा। ये कुछ चुटकी भर में थोड़ी होता है, बहुत टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा। और सर, लाश को मूर्ति में रखा गया होगा, मूर्ति को कॉलोनी में लाया गया होगा और फिर पुरानी मूर्ति की जगह रखा गया होगा। पूर्वी, इतनी बड़ी मूर्ति कोई गोदी में उठाकर तो नहीं ला सकता। उसे लाने के लिए ट्रक या फिर कोई बड़ी गाड़ी लाई होगी। उसके साथ साथ उसे खड़े करने के लिए क्रेन लाया गया होगा। इतना सब अगर हुआ है, फिर भी कॉलोनी के लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
सर फिर तो पहला वाला तरीका इस्तेमाल किया गया होगा सर। बॉडी को कॉलोनी में लाया गया होगा और फिर मूर्ति में रख दिया गया होगा। पंकज, मूर्ति को लेटाया गया होगा, उसके बाद उसके अंदर लाश को रखा गया होगा और फिर उसे खड़ा भी किया होगा। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये? सर इतना अजीब तरीका लाश को ठिकाने लगाने का, खूनी को ये सब करने की जरूरत क्या थी? वही तो, इतनी तकलीफ क्यों? लाश को ब्रॉन्ज की मूर्ति के अंदर ही क्यों? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, पर है कौन ये? है कौन ये? लाश है किसकी? कैसे मरा ये? मरा या मारा गया? कुछ और बता सकते हैं? कि जादू है, चुटकी बजाऊंगा हो जाएगा। अरे कोई जादू है जो चुटकी बजाऊंगा सब कुछ हो जाएगा? मन तो करता है चुटकी बजा दूं और ये आदमी गायब हो जाए। क्या बोले तुम? मतलब मैं कह रहा था साड़ुंके साहब, आप चुटकी बजा दे तो केस सॉल्व हो जाएगा। कितना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन अभी मेरा चुटकी बजाने का मूड नहीं। ठीक है तो मैं उधर बजा लेता हूँ चुटकी। किधर चले जाते हो? हाँ देखिए आप, तारिका जी। कुछ मिला आईडी वाईडी आपको? ना आईडी ना वॉलेट, कुछ नहीं। और ये कपड़ों की हालत देखो। भाई साहब बज गई चुटकी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ। अरे वाह, अब बजी चुटकी। मुझे मालूम था तारिका जी, आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। बताइए। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये लाश कितने समय तक उस मूर्ति में थी। अच्छा, कितने समय से? ये लाश ब्रॉन्ज की मूर्ति में बंद थी, वातावरण के प्रभाव में आए बिना। कुछ टेस्ट के बाद ये पता चला है कि 2 महीने से ये लाश उस मूर्ति में बंद थी। ओह, मतलब इस आदमी का खून 2 महीने पहले हुआ है? लगता तो ऐसा ही है। लेकिन सर, किसी ने इस लाश को देखा किसी ने उस मूर्ति में रखते हुए? किसी ने ट्रक को देखा कैसे नहीं? उस मूर्ति में वेल्डिंग कब और कैसे की गई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है सर, मुझे लगता है लाश की गंध की वजह से सालूम के साहब का दिमाग खराब हो गया है। चलो एक बात तो ये पता चल गई कि मूर्ति नई है और किसी ने उसमें लाश रखी है। मगर कैसे सर? कैसे और कब का पता बाद में लगाएंगे। पहले ये पता लगाना है कि ये नई मूर्ति बनाई किसने। दुकान में तो कोई नहीं दिख रहा। वाह, एक खूबसूरत लड़की मेरे दुकान पे। सीआईडी से हूँ मैं। तो क्या हुआ? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है मिस्टर कुमार। क्या? कुमार? मैं किसी कुमार सुमार को नहीं जानता और न मैं कुमार सुमार हूँ। तुम निशुत कुमार नहीं हो जिसकी ये दुकान है? ओह, इस दुकान के पहले वाले मालिक निशुत कुमार, उनकी बात कर रहे हैं ना? पहले वाला मालिक? हाँ, निशुत कुमार का 2 महीने पहले खून हो गया। हेलो, अभिजीत साहब। तारिका, बन गया ना चेहरा? तो इन्होंने ये दुकान निशित कुमार से खरीदी है और 2 महीने पहले उनका खून हो गया।
2 महीने पहले की वो लाश थी ना जो उस मूर्ति में से मिली? हाँ सर, लाश। हाँ लाश। आप ये बताइए कि निशित कुमार के बारे में और क्या जानते हैं आप? सर मुझे ज्यादा पता नहीं है। उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी और कई सालों से उनके पास कुछ काम भी नहीं था। उनके घर का एड्रेस देना। वो घर में अकेली ही थी। जब मैं बाहर से आई तो देखा चोरों ने उनका गला काट दिया था। शायद मैं यहाँ होती तो उनको बचा सकती थी सर। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं अर्चना जी, पर क्या आप बता सकती हैं कि क्या क्या चोरी हुआ था? कुछ नहीं, चुराने के लिए है ही क्या घर में? कुछ नहीं था और अब भी नहीं है। आपके पति जो मूर्तियां बनाते थे वो किनके लिए बनाते थे? मेरा मतलब है उनके क्लाइंट्स कौन कौन थे? मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी सारी चीजें वो अलमारी में रखते थे। हम वो अलमारी देख सकते हैं? जी। अलमारी देख लो जरा। अर्चना जी, ऐसा भी हो सकता है कि ये चोरी का मामला ना हो। मैं समझी नहीं सर कुछ। निशित जी का कोई दुश्मन भी था जो उनकी जान लेना चाहता हो? सर मामूली सा शिल्पकार, उनका दुश्मन कौन हो सकता है? सर, हाँ बेट। इस फाइल में मूर्तियों की बहुत सारी न्यूज़पेपर कटी है सर। वो जो सारी मूर्ति बनाते थे ना, उसका सारा रिकॉर्ड इसी फाइल में रखते थे। और सर ये देखिए। तो ये मामला है, सुमित जी की मूर्ति भी इन्होंने बनाई थी 1976 में। अर्चना जी, मूर्ति बनाने वाले अक्सर अपनी बनाई हुई मूर्तियों का एक ढांचा अपने पास रखते हैं कि अगर मूर्ति टूट फूट जाए तो दोबारा बना सके। निशित जी भी ऐसा करते थे क्या? हाँ हाँ, उसके वो सारे ढांचे पिछले बाजू रखते थे। हम वो जगह देखना चाहेंगे। सर आप सब देख रहे हैं ना, ये उनकी पूरी जिंदगी की कारीगरी है। उन्होंने जितनी भी मूर्तियां बनाई थी उन सबका एक एक ढांचा यहाँ है। वो वाला नहीं दिख रहा है? कौन सा वाला? वो सुमित जी की जो मूर्ति का ढांचा है, वो उस तरफ होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं? ये मिट्टी देख रहे हो? यहाँ पे कोई ढांचा था जो अब नहीं है। अर्चना जी, हाँ? वो सुमित कुमार जी की मूर्ति का ढांचा यहीं पे था? हाँ यही था। ले गए? सर आपका मतलब उन चोरों से थे नहीं? सुमित कुमार जी की मूर्ति का ढांचा चोर चुरा के ले गए। निशित जी का खून इस ढांचे की वजह से हुआ है। लेकिन सर, सुमित जी की मूर्ति का ढांचा चुरा के चोर क्या करेंगे? उस ढांचे की मदद से सुमित जी की नई मूर्ति बनाई गई और उस लाश को उसमें डाल दिया गया। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा वो लाश किसकी है? साड़ू के साहब लगे हैं ना लाश का चेहरा बनाने में। एक बार चेहरा बन जाए सारी कहानी सामने आ जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, बन गया चेहरा? ये देखो बॉस,
ये है वो मरा हुआ आदमी। क्या? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब ये क्या मजाक है? भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही है उस आदमी का चेहरा, ऐसा ही दिखता है वो। मैं जानता था, मुझे बिल्कुल पता था ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे सारा केस उलट जाए। क्या बात कर रहे हो यार तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या हो गया तुम्हें? अभिजीत ये क्या कह रहे हो तुम? ये उसी आदमी का चेहरा है सर, मजाक क्यों करेंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो चेहरा बनाया है वो मूर्ति का चेहरा है, सुमित जी का चेहरा है जो 39 साल पहले मर चुके हैं। इस चेहरे में सिर्फ मूंछ लगाना बाकी। क्या बात कर रहे हो? ये आप बताइए, आपने बनाया है चेहरा? तो मैंने तो वही बनाया है जो मुझे खोपड़ी ने बताया, मैंने तो मूर्ति देखी भी नहीं है यार। तो आप देख लीजिए, ये मूर्ति है। ये तो वाकई वही चेहरा है जो मैंने बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये आदमी 39 साल पहले मर चुका है, आज जिंदा होता तो 80 साल का होता। और आपने कहा था ना कि ये मरा हुआ आदमी 45 साल का। कैसे पॉसिबल है? आई एम सॉरी बॉस, मुझे छुट्टी चाहिए। वो आप देखो सर, पहले हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि लाश को मूर्ति में रखा कैसे गया। अब हमें ये पता लगाना है कि सुमित जी की लाश सुमित जी की मूर्ति में आई कैसे और क्यों। सर कुछ पता चला उस लाश के बारे में? देखिए उसी के बारे में हम लोग बच्चों, हमें आपकी नानी और मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है, और बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं सुननी चाहिए। तो आप लोग प्लीज अंदर जाइए। क्यों? हम क्यों नहीं सुन सकते? ये बड़ों की बातें हैं, बच्चों का कोई काम नहीं। हमें पता है, हमारे आजोबा की मूर्ति में से लाश मिली है ना? आप उसी के बारे में बात करने आए हो ना? हाँ, और कुछ जरूरी बातें हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना? हो ना? प्लीज अंदर जाओ। सर बताइए ना, क्या पता चला आप लोगों को? एक्चुअली इस केस की जांच को लेकर हम थोड़ी उलझन में हैं और हमें लगता है कि आप सुलझा सकती हैं इस उलझन को। कैसी उलझन? और मैं कैसे सुलझा सकती हूँ? दरअसल ये सब हमारे परिवार वाले जैसे ही हैं। जब से शादी करके आई हूँ इसी कॉलोनी में रह रही हूँ। ये लोग सब कुछ जानते हैं। आपको जो कुछ भी कहना है इनके सामने कह सकते हैं। ठीक है, आपके पति सुमित जी को गुजरे हुए करीब 39 साल हो गए है ना? लेकिन सुमित जी की मूर्ति में से हमें जो लाश मिली है वो सुमित जी की है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, ये देखिए। इतने यकीन के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ ये हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ भूल हुई है आप लोगों से। कोई भूल नहीं। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें लाश की खोपड़ी का चेहरा बनाया गया है, और यही चेहरा बना है सुमित जी का। लेकिन मेरे पिताजी की लाश कैसे आ सकती है? ये मुमकिन नहीं है। वही तो, लाश की उम्र करीब 45 साल की है। आपके पिताजी जिंदा होते तो 80 साल के ऊपर के होते हैं। अब बात यह है कि 80 साल का आदमी 45 साल का कैसे हो गया? ये मैं कैसे जान सकती हूँ? अब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? चेहरा तो बिल्कुल आपके पति का ही है। सर, उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया था। अगर किसी ने लाश बदल दी हो या कहीं किसी तरह वो जिंदा भी होते तो भी 80 साल का इंसान 45 साल का हो ही नहीं सकता। वही तो, यही बात हमें परेशान कर रही है। अच्छा, आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी था जो बिल्कुल सुमित जी से मिलता जुलता हो? नहीं,
जब से मैं उन्हें जानती हूँ, या जब से मेरी शादी हुई है, मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जो उनकी तरह दिख रहा हो। चूंकि उस मरे हुए आदमी का चेहरा हूबहू आपके पति से मिलता जुलता है और उन दोनों में कोई संबंध है या नहीं, ये जानने के लिए मालती जी हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगर आपको बुरा ना लगे तो हमें आपका डीएनए उस मरे हुए आदमी से मिला के देखना होगा। यही एक तरीका है सच्चाई को जानने का। ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे, और तब जब आपके साथ मिलेंगे। आता रेखा जी, डीएनए रिपोर्ट आ गई? पार्शियल मैच है। क्या पार्शियल मैच है? देखा, इसका मतलब सालू के गलत नहीं था बॉस। ये आदमी सुमित के परिवार का ही, बाप का डीएनए बेटी में भी है और इस मरे हुए आदमी में भी। निश्चित रूप से ये आदमी सुमित के परिवार का ही कोई है। अगर ये सुमित का रिश्तेदार है तो किसी ने इसे पहचाना कैसे नहीं? कोई तो होगा जो इसे पहचानता। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। आपने जो इसका चेहरा बनाया था उसकी फोटो हमने अखबार में भी भेजी, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया जो इसे पहचानता हो। अगर ये इसी शहर में था तो किसी ने तो इसे देखा होगा, कोई तो होगा इसके पहचान वाला। तारिका जी, आप तो जीनियस हैं। ऐसे क्या कह दिया मैंने? केस सॉल्व कर दिया। हो सकता है ये आदमी इस देश का हो ही ना, हो सकता है कि मरने से कुछ समय पहले इस देश में आया। ओह, इसीलिए किसी ने इसे पहचाना नहीं। हाँ, पिछले 2-3 महीने की इमिग्रेशन रिपोर्ट्स चेक करनी होंगी हमें। पंकज, आज के अखबार में मैंने अपना राशिफल देखा। जानते हो क्या लिखा था उसमें? क्या था सर? बहुत जल्द नौकरी में बदलाव होगा। इसका मतलब जानते हो? हाँ सर, ये तो बहुत दुख की बात है। आपका डिमोशन होने वाला है। आपकी पोस्ट तो मेरे से भी नीचे होने वाली है। क्या बोलता है? अरे इसका मतलब है मेरा बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है। हाँ, पिछले 1 हफ्ते से मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? सर अभिजीत सर ने बिल्कुल सही पता लगाया सर। इमिग्रेशन रिकॉर्ड से उस मरे हुए आदमी का चेहरा मैच कर रहा है सर। गुड, मिला है सर। सचिन, ये तो बिल्कुल सुमित जैसे ही दिखता है। इसका नाम ब्रेंडन है, उम्र 45 साल और 2 महीने पहले यूके से आया था सर। मतलब आते ही मौत हो गई उसकी। सर इसका नाम तो अंग्रेजों जैसा है पर लगता है इंडियन है। इस ब्रेंडन का घर का पता, फोन नंबर कुछ है? हाँ सर, जरूर। पूर्वी, इस नंबर पे फोन करो। घर का ही फोन नंबर होगा ही। उसके माता पिता से बात करो, मगर सावधानी से। शायद उन बेचारों को पता भी नहीं होगा ब्रेंडन के साथ क्या हुआ है। और देखो बातचीत में कुछ पता चलता है क्या इस ब्रेंडन के बारे में। सर। हाँ सर, मैं सीआईडी छोड़ रहा हूं। अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? इस केस में बहुत कंफ्यूजन है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह आदमी अंग्रेज निकला। मेरा दिमाग फट जाएगा सर। मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूं, सालू के साथ। अभी जाओ, अभी जाओ, इसी वक्त। बोरिया भी सरा बांधो, निकल जाओ सीआईडी से, जाओ। और कुछ समय बिताओ अपनी बीवी के साथ, शायद कुछ अकल आ जाएगी। जाओ। सर, आपका राशिफल तो सही निकला। नौकरी में बदलाव,
मतलब आपका रेजिग्नेशन, इस्तीफा है? सर। हाँ पूर्वी, बात हो गई? हाँ सर, एक और चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? सर, ये ब्रेंडन सुमित का बेटा था। ब्रेंडन सुमित का बेटा है? वो कैसे? उसकी पहली शादी से। सुमित ने बियाट्रिस नाम की एक अंग्रेज औरत से 1970 में शादी की थी। बेटे को जन्म देते हुए वो औरत मर गई। बीवी की मौत के बाद उसका दिल टूट गया और वो अपने इस बेटे को लेकर इंडिया वापस आना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी के घर वालों ने बच्चे को आने नहीं दिया। इसलिए बच्चे को नाना नानी के पास छोड़कर वो इंडिया आ गया। और इंडिया में आने के बाद उसने अर्चना से शादी की और अपनी पिछली जिंदगी मिटा दी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। और इसीलिए सुमित के इस बेटे ब्रेंडन के बारे में यहाँ पे किसी को भी कुछ पता नहीं था। यस सर। हाँ, लेकिन ये ब्रेंडन इंडिया आया क्यों? क्यों आया ये? सर, अपने नाना नानी की मौत के बाद उसे अपने पिता के बारे में पता चला, तो अपने पिता के परिवार वालों के बारे में जानने के लिए वो इंडिया आया था। कोई आदमी अपने परिवार के बारे में जानने के लिए इंडिया आता है और यहाँ पर उसका खून हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये कोई और ही चक्कर है। सर, अब इस ब्रेंडन के खूनी तक हम कैसे पहुंचेंगे? शुरू से शुरू करके। सॉरी सर, आपका मतलब क्या था? एयरपोर्ट से पंकज, एयरपोर्ट से। जैसे ब्रेंडन एयरपोर्ट पर उतरा, पता लगाएंगे वो कहां गया, कैसे गया, किससे मिला। सर, ये फुटेज एयरपोर्ट के अराइवल गेट की है सर, जब ब्रेंडन इमिग्रेशन से बाहर निकल चुका था। सर, ये रहा ब्रेंडन, ये कैप वाला आदमी ब्रेंडन से मिलने आया? कैप की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। जरा जूम करो उस पर। ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये आदमी अपना चेहरा छुपा रहा है। ये चाहता नहीं है कि उसका चेहरा कैमरे पे कैप्चर हो। आगे बढ़ो। सर, ये दोनों तो पार्किंग की तरफ गए। इसका मतलब इस कैप वाले आदमी की गाड़ी पार्किंग में है। एक काम करो, इन दोनों के बाहर निकलने से आधे घंटे तक जितनी भी गाड़ियां एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट से बाहर निकली है, उन सब के डिटेल्स निकालो। पता चल जाएगा इस कैप वाले की कौन सी गाड़ी है। सर, वो आदमी ब्रेंडन को जब एयरपोर्ट की पार्किंग में लेके गया, उसके आधे घंटे बाद तक ये सारी गाड़ियां बाहर जाती रही सर। बस वे ठीक है, एक एक को फोन करो और पता लगाओ किस पैसेंजर को इन्होंने एयरपोर्ट से पिकअप किया और कहां जाके छोड़ा। हेलो जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि 15 फरवरी को आपकी कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई थी किसी को छोड़ने के लिए? आप क्या करने गए थे? किसी को छोड़ने गए थे? मिसेस आंचल कुमार। ओके पूर्वी। ओके ओके। क्या? किसको छोड़ने गए थे? पीटर फ्रैंक। अच्छा, ये कौन सी फ्लाइट से आए? ओके। मिस्टर डिसिल्वा, ओके पूर्वी, अब बचा है सिर्फ एक नंबर, ये VH543259। और सर, ये नंबर किसी मिस्टर अनिल के नाम पे, जो कि लोनावाला के बंगलों पे रजिस्टर्ड है सर। लेकिन ये आदमी फोन नहीं उठा रहा है सर। फोन नहीं उठा रहा है? लगता है ये अनिल ही पिकअप करने आया था ब्रेंडन को एयरपोर्ट पर। सर, कहीं इस अनिल ने तो ब्रेंडन का खून नहीं किया? हो सकता है पूर्वी, एक बात तो पक्की है, इस अनिल का जरूर कोई ना कोई संबंध है ब्रेंडन के खून के साथ। सरकार के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अनिल जी का घर यही है। काफी पैसे वाला लगता है ये अनिल जी। इतना बड़ा बंगला, वो कार,
लेकिन इस अनिल जी को ब्रैंडन से क्या काम पड़ गया? सर मुझे तो लगता है कि इस ब्रैंडन को इंडिया में कोई जानता ही नहीं होगा। तो ब्रैंडन को इंडिया में कोई जानता नहीं था तो ये अनिल एयरपोर्ट क्यों गया था उन्हें लेने? उसके बाद ये ब्रैंडन गायब कहाँ हो गया? कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? जी कौन है आप लोग और क्या चाहिए? आपके मालिक अनिल जी से मिलना है। कहाँ है वो? वो नहीं है। आप क्यों पूछ रहे साहब? देखिए बेमतलब परेशान मत करिए, नहीं तो अभी पुलिस को फोन कर देंगे। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी कहाँ से? अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। लगता है अनिल जी उसी तरफ है जिस तरफ ये भाग रहा है। चलो देखते हैं। हट, हट। लगता है यही अनिल जी है। अनिल जी, मालिक और नौकर एक साथ शराब पी रहे थे यहाँ पे। अनिल जी, अनिल जी, जी। हम ये जानने आए कि कुछ महीने पहले आप ब्रेंडन को एयरपोर्ट से लेकर कहाँ गए थे? एयरपोर्ट? ब्रैंडन? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा यार, क्या बोल रहे हो तुम? हम ये कह रहे हैं कि ब्रेंडन को लेके आप एयरपोर्ट से आए थे और ये हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। अनिल जी, आपकी कार कौन सी है? सच्चाई तो ये है कि ना तो ये बंगला आपका है और ना ही वो कार। अब सच बताओ। सर मैं कुछ नहीं जानता सर मैं तो एक मामूली सा वॉचमैन हूँ सर। वॉचमैन मेरा मालिक है ना, मालिक उसने अपना बंगला और कार मेरे नाम पर कर दिया सर। ये मेरा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर किसका है? सर मैं कैसे बोलूं सर, मेरी जान चली जाएगी सर। देखो तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सिर्फ ये बताओ किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? क्या बात है, आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कुछ पता चला क्या? हाँ, एक चौंकाने वाली कहानी। ये कहानी हम आप लोगों को भी सुनाते हैं। इस कहानी को हम वहां से शुरू करते हैं जब सुमित जी को सरकार ने जमीन दान दिया था। उस जमीन में सिर्फ एक छोटा सा गार्डन नहीं था, बल्कि वो जमीन भी था जिसपे आज मॉल बना हुआ है आपके कॉलोनी के पीछे। लेकिन इस बात का पता हमें क्यों नहीं चला? क्योंकि आप लोगों से पहले कुछ और लोगों को पता चल गया। उन्हें यह भी पता चल गया कि सुमित जी अपनी पूरी जमीन को बच्चों के पार्क के लिए दान करना चाहते हैं, और ये बात उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुमित जी को रोकना चाहा। जब सुमित जी नहीं माने तो उनका फोन कर दिया। क्या? जी हाँ, सुमित जी का एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसकी प्लानिंग की थी उन लोगों ने, और उन लोगों ने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा आपके कॉलोनी को दिया और बाकी बिल्डर्स को बेच दिए। वो मॉल जहाँ पे खड़ा है वो जमीन। बिल्डर से मिले पैसे से ऐश कर रहे हैं वो लोग। उनके पास देश विदेश में बहुत सारे घर हैं, बंगलो हैं, ढेर सारी गाड़ियां हैं, और ये बात किसी को नहीं पता, उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी नहीं। और सुमित जी का बेटा ब्रेंडन जब अपने परिवार वालों से मिलने इंडिया आया तो उसे भी मार दिया गया। क्यों, ये हमें मालूम नहीं। और फिर बेटे की लाश को पिता के मूर्ति में छुपा दिया। अब ये कैसे किया है ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं? यही हैं वो लोग। सच तो ये इसी कॉलोनी में रह रहे हैं, धोखे और खून से कमाए हुए पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं। अजय, अजय को पीछे आइए जल्दी।
अरे आनंद, आनंद संभालना यार। अरे अरे क्या हो रहा है ये? कहाँ भाग रहे हो? अरे सर उतारिए हम लोगों को। सर मर जाएंगे हम। सर नीचे उतारिए प्लीज। सर हमने तो तुम दोनों का नाम भी नहीं लिया था। हाँ, मगर तुम लोगों के लोनावले वाले बंगले पे गए थे हम लोग। नीचे उतारिए ना। अरे तुम लोग तो वैसे ही गिरे हुए आदमी हो। सुमित जी और ब्रेंडन का खून किया तुम लोगों ने। नहीं सर। वैसे हमें पता चल गया, तुम लोगों को मालूम पड़ गया था कि तुम्हारे करतूत के बारे में हमें पता चल गया। सर नीचे उतारिए प्लीज। इसलिए कॉलोनी वालों की जान को नुकसान पहुंचा है। हाँ? और अब उसका भगदड़ का सहारा लेके भाग रहे तुम लोग। सर उतारिए हमें। सर नीचे उतारिए प्लीज। नीचे उतारिए ना। मर जाएंगे सर। सर नीचे उतारिए ना। लेकिन वो तो आपके दोस्त थे, फिर आपने उनको क्यों मार दिया? क्योंकि इनके लिए पैसा दोस्ती से ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ब्रेंडन को क्यों मारा? सर एक्चुअली हम उसे मारना नहीं चाहते थे। हम उसे एयरपोर्ट से सीधा हमारे खाली पड़े हुए फ्लैट पे लेके गए। हमने सोचा था हम उसके बाप के मरने की झूठी कहानियां सुनाकर उसको यूके वापस भेज देंगे, और उसने हमारी वो बातें सुन ली थी जिसमें हमने सुमित को मारने का जिक्र किया था। इसके लिए उसको मारा सर। लेकिन उसकी लाश मूर्ति में क्यों छुपाई? हम नहीं चाहते थे कि उसकी लाश किसी भी हालत में सीआईडी को मिले। अगर हम उसे जलाते, दफनाते या किसी तालाब झील में उसकी लाश छोड़ देते तो एक न एक दिन तो लाश मिल ही जाती ना। फिर तो हम पकड़े जाते। इसलिए हमने उसकी लाश सुमित की मूर्ति के अंदर डाल दी थी ताकि कोई ढूंढ ना सके। इसीलिए तुम लोगों ने निशित को मार दिया और उसके गोडाउन से सुमित जी के पुतले का ढांचा को चुरा लिया और नई मूर्ति बनाई। हाँ? लेकिन तुम लोगों ने मूर्ति जब बदली तो कॉलोनी वालों को कैसे नहीं पता चला? वो सर हमने एक दिन पूरे कॉलोनी वालों को रात के खाने की दावत दी थी और हमने उनके खाने में नींद की गोलियां डाल दी थी। अच्छा, जब सारी कॉलोनी सो गई तो पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति रख दी। अगर अवनी अपने कार से उस मूर्ति को ठोकर नहीं मारती तो इनके काले कारनामों से पर्दा नहीं हटता। लेकिन सच्चाई में एक ताकत होती है जो कभी छुपती नहीं, और जुर्म में भी वही कमजोरी होती है, वो भी कभी छुपती नहीं। इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, इन्हें सजा हम देंगे। हाँ सर, इन्होंने हमें धोखा दिया है, ये हमारे गुनहगार है। नहीं सर, हमें अरेस्ट कर दो, ये लोग मार डालेंगे। हमें अरेस्ट कर लीजिए सर। तुम्हें सजा देने का हक अगर हमारे हाथ में होता तो हम तुम्हें इनके हवाले कर देते। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना निखिल, पंकज ले जाओ इन्हें। बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये गुत्थी सुलझाई और छिपे हुए गुनहगारों को पकड़ लिया। ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मॉल की जमीन भी कॉलोनी को वापस मिल जाए। आपके पति का जो सपना था वो पूरा होके ही रहेगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सब चेक हो गया? बस सिर्फ ये कैबिन बाकी है। ठीक है, जल्दी चेक करो। हाँ हाँ करता हूँ। चल यार, भूख लगी है। हाँ चलो चलते हैं।
गलत कोड दब गया है। अब क्या करूं? ए रुक! कौन है वहां? अरे मैडम आप? वो उस तरफ भागा। जी। अरे मैडम यहां तो कोई नहीं। मैडम कहां गई? शायद चली गई होंगी। मगर इतनी रात को मैडम कर क्या रही थी यहां पर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैप्टन, मुझे कुछ टेक्निकल फॉर्म्स भरने हैं, आपकी हेल्प चाहिए। हाँ क्यों नहीं। हाँ विधि, तब तक तुम सारे कंट्रोल्स चेक कर लो, मैं अभी आया। यस कैप्टन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो सनी, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती और इस तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर सकती तुम, समझी? मुझे जानना है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही हो। सनी, समझने की कोशिश करो। मैं समझू? और तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता है ना आज एक स्पेशल पैसेंजर भी आ रहे हैं। हाँ, हमारी सुपर बॉस। गुड मॉर्निंग सर। आज जरा संभल के रहना। हम तो हमेशा संभले हुए रहते हैं। क्यों? क्या करें यार, हमारा काम ही ऐसा। मन में चाहे हजारों दर्द हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कान तो होनी ही चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इस एयरलाइंस का हेड जरूर हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई खास ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और यही हमारा मोटो है। हमारे कस्टमर्स हमारे बॉस है। गुड गुड काया, तुम्हारी तो सैलरी बढ़नी चाहिए। थैंक यू सर। वाह काव्या, तूने तो मुंह पे भी चौका मार दिया है। नाइस, इम्प्रेसिव। हाय मैम। थैंक यू। यस सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं कुछ नहीं, वॉशरूम जाना था। सॉरी सर, फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद। सनी, अब बहुत हो गया। हाँ, अरे क्या बहुत हो गया भाई, अभी तो सब शुरू हुआ है। मैं 2 मिनट बाद आऊँ क्या? नहीं सर, सनी तो बस यूं ही। सब कुछ ठीक तो है ना विधि? यस कैप्टन, बस आपके कमांड का इंतजार है। हाँ तो बस ठीक है, टेक ऑफ करते हैं। नमस्कार, मैं कैप्टन राघव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ ही मिनटों में हम उड़ान भरेंगे। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और क्रू मेंबर्स उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद।
विधि अब तुम रिलैक्स हो जाओ, हम प्रॉपर ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अब मैं ब्रेक लेने वाला हूँ तो मैं प्लेन तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। ओके ओके सर। यस कैप्टन। सोनिया, अब मैं बाहर आ सकता हूँ वॉशरूम ब्रेक के लिए? क्या बताऊं कैप्टन, वॉशरूम खाली ही नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वॉशरूम जाना है। सॉरी कैप्टन, पर एक अजीब सा पैसेंजर पिछले 10-12 मिनट से वॉशरूम में घुसा हुआ है। मैं उस नॉक कर रही हूँ पर वो बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा देखो, पीछे वाला वॉशरूम खाली है क्या? हाँ लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ। ओके सर। प्लीज प्लीज मैं अपनी बेल्ट वाली आप प्लीज बिल्कुल मत पैनिक, डोंट पैनिक। सर लगता है अचानक से मौसम बदल गया। हाँ, थोड़ा झटका भी आया है। विधि अकेली है, मैं जरा देखता हूँ। मैडम मैडम सर विधि, विधि, मैम। विधि, विधि मैम। विधि मैम, विधि, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैम। विधि मैम। विधि मैम, विधि, विधि, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विधि मैम, विधि, अरे हे भगवान, इन्हें भी अभी वॉशरूम जाना था। विधि, विधि, कुछ नहीं। विधि, क्या हुआ कैप्टन? विधि दरवाजा नहीं खोल रही है? 6 मिनट में दरवाजा अपने आप खुल जाना चाहिए। अगर उसने फिर से अंदर से लॉक ना किया हो तो। कैप्टन, मैंने सैटेलाइट फोन से ग्राउंड स्टाफ से संपर्क भी किया, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि विधि मैम उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अभी सिर्फ 1.5 मिनट बचा। विधि मैम प्लीज ओपन इट अप। विधि मैम प्लीज सुनाई दे रही है कि नहीं? सर अब क्या होगा? विधि मैम तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। अरे विधि, ये क्या कर रही हो तुम? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सही सलामत। कैप्टन, आपने हम सबकी जान बचा दी। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, बट किसी की दुआ लग गई। विधि मैम, विधि मैम, विधि मैम, विधि मैम,
ओह माय गॉड, विधि मैम की तो मौत हो चुकी है। ओह माय गॉड, विधि मैम, क्या हुआ? सर लगता है छोटे कैलिबर की गोली मारी गई है इसे। या फिर तेज धार वाली कोई नुकीली चीज चुभाई गई है इसके गर्दन में। जरा चेक करो कोई एक्सीडेंट है क्या। नहीं है सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब कोई कॉकपिट में था ही नहीं तो इसे मारा किसने? राघव को पता होगा, वो तो शुरू से इसके साथ कॉपरेटिव था। जरा देखो कुछ और मिलता है क्या। सर राघव, सबसे पहले आपने देखा विधि को मारा हुआ? यस यस सर। आपने किसी को कॉकपिट के अंदर जाते हुए या कॉकपिट से बाहर निकलते हुए देखा? नहीं सर, जब मैं अंदर गया तो अंदर कोई भी नहीं था। मगर ये कॉकपिट का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है ना? यस यस सर, हम पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा हम अंदर से ही बंद रखें। तो फिर आप अंदर कैसे घुसे? सर कॉकपिट के दरवाजे पे 6 मिनट का टाइमर सेट होता है। अगर कॉकपिट का पायलट उसे दोबारा लॉक ना करे तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ओह, इसका मतलब विधि मर चुकी थी, इसलिए 6 मिनट के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। यस यस सर, जब मैं अंदर गया तो विधि पहले से ही अपनी सीट पर मरी पड़ी थी। सर ये कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं था? जांच चल रही है, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। इसका घाव देखकर लगता है कि गोली या फिर जो भी कुछ इसे मारा गया है वो सामने वाली खिड़की से आई है। पर कैसे? कॉकपिट में तो कोई था ही नहीं। यस मैम, और उड़ती हुई फ्लाइट में कोई भी बाहर से निशाना लगा नहीं सकता। वही तो, देखो ग्लास भी बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं से टूटा नहीं है। मैम मैंने सारा इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड कॉकपिट चेक कर लिया, मगर कहीं भी कुछ नहीं मिला। एक बार फिर से चेक करो। श्योर। सोनिया, राघव के बाहर आने के बाद तुमने किसी और को कॉकपिट के अंदर जाते हुए देखा था? नो सर। पता चला? नहीं सर। सोनिया जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थे? सर मैं पीछे वाले वॉशरूम में थी जहाँ राघव गए थे। पिछले वाले? आप वहाँ कितनी देर तक थी? करीब 2-3 मिनट के लिए। सर हो सकता है इन 2-3 मिनट में कोई कॉकपिट में गया हो और विधि को मारकर चुपके से निकल गया। हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। मिस्टर राघव, आप पीछे वाले वॉशरूम में क्यों गए थे जबकि कॉकपिट के बगल में वॉशरूम है? सर एक्चुअली एक पैसेंजर 10 मिनट से आगे वाले वॉशरूम में गया हुआ था। मैं उसको बोलती रही बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं, इसीलिए राघव को पीछे वाले वॉशरूम में जाना पड़ा। सर ये आगे वाला वॉशरूम कॉकपिट के बिल्कुल पास में है। हो सकता है जो पैसेंजर वॉशरूम में था उसी ने विधि को मारा हो। कौन है ये पैसेंजर? नाम क्या है उसका? सर एंडी, उसका सीट नंबर है 37B। 37B। Excuse me, 37. एंडी। यस सर। इधर आओ। क्या हुआ सर? जरा आओ, कुछ बात करनी है। अब ये बताओ, कॉकपिट के बगल वाले वॉशरूम में तुम 10 मिनट से ज्यादा तक क्या कर रहे थे? सर मेरा पेट खराब था सर। पेट खराब था तो दवाई तो ली होगी ना? देखो सर। सर दवाई तो नहीं सर। एंडी, पेट खराब होने से ये आंखें लाल नहीं होती और ये हाथ ऐसे कांपते नहीं है। सर वो तो सर नींद नहीं उसके लिए। नहीं, ये ड्रग्स लेने का नतीजा है। नहीं सर, ऐसा तो है, ऐसा तो कुछ भी नहीं सर। तलाशी लो इसको।
जेब चेक करो और बैग भी चेक करो। सर कुछ भी नहीं मेरे पास सर। चुप खड़े रहो। ले। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ सर? कुछ नहीं किया मैंने सर। ये देखिए सर, ड्रग्स लिए घूम रहा है बैग में। सर पता नहीं सर किसने रख दिया सर, मेरा नहीं है। सच बता, पायलट राघव के कॉकपिट से बाहर आने के बाद तू अंदर गया था ना उस दूसरी पायलट विधि का खून करने के लिए? नहीं सर, ड्रग्स जरूर लेता हूँ सर, पर मैंने किसी का खून नहीं करा सर। सर मैं क्यों मारूंगा पायलट को सर? कितनी देर के बाद तू बाहर आया था वॉशरूम से? सर 10 मिनट था सर। फ्लाइट अटेंडेंट दरवाजा नॉक कर रही थी तो मैं बाहर नहीं निकला, और जैसे ही खटखटाना बंद हो गया बस उसके थोड़ी देर बाद सर बाहर आ गया था सर। जब तू वॉशरूम से बाहर आया उस वक्त किसी को देखा था कॉकपिट के अंदर जाते हुए या बाहर निकलते हुए? नहीं सर, दरवाजा बंद था जैसे मैंने बताया सर, बाकी कुछ नहीं देखा। ठीक है, जाओ सीट पे बैठो। थैंक यू सर। सर इस एयरलाइंस के सीईओ होने के नाते ये हमारी इज्जत का सवाल है। इस हादसे से हमारे बिजनेस पर भी खासा असर पड़ सकता है। सर मुझे बड़ी चिंता है इस बात की। मिस्टर विजय, आप घबराइए मत, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। आप अपनी सीट पे बैठिए। मुझे सीआईडी पर पूरा भरोसा है सर, वो मुजरिम को जल्दी पकड़ लेगी। शुक्रिया, प्लीज। ओके सर। सर अगर ये हिलता डुलता एंडी कॉकपिट के अंदर नहीं गया, ना इसने कॉकपिट के अंदर किसी को आते जाते देखा, तो फिर हो कौन सकता है जिसने विधि को मारा? इस सब का जवाब शायद कॉकपिट से ही मिलेगा। हाँ मयूर, कुछ पता चला? नहीं सर, और सर ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिला जिससे इसका खून हो सके। ये क्या? खून? सर विधि की बॉडी का एंगल देख के लग नहीं रहा ये खून विधि का है। सर हो सकता है ये खून खूनी का। विधि का भी हो सकता है। खूनी ने जब उस नुकीले हथियार से विधि के गर्दन में ऐसे वार किया, वापस निकालते समय शायद खून का छींटा यहाँ गिर गया होगा। और अगर खून खूनी का है तो वो जख्मी है और इन पैसेंजर्स में से कोई है। एक काम करो, सैंपल्स उठा लो, फोरेंसिक भिजवा दो। सर एक और चीज सर, ये देखिए। सर हो सकता है पायलट्स के आने से पहले ही इसमें कोई छिप गया हो और विधि का खून करके पैसेंजर्स में शामिल हो गया। इसका मतलब एक पैसेंजर अभी ज्यादा होना चाहिए। यस सर। एक काम करते हैं, पैसेंजर लिस्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि उड़ान भरते वक्त कितनी सीट्स खाली थी और वो सीट्स अभी भी खाली है या नहीं। मयूर, इस लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। सर चार्ट के मुताबिक जो सीट्स पहले खाली थी वो अभी भी खाली है सर। तो मतलब इस फ्लाइट में कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर्स नहीं है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि विधि को कोई क्यों मारना चाहता था, आखिर चाहता क्या था मुझे? सर हो सकता है ये मुजरिम इस पायलट को मार के प्लेन को क्रैश करना चाह रहा है। नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है सर? इसी बात का जवाब ढूंढना है। अगर वो आदमी प्लेन को क्रैश कराना चाहता था वो दोनों पायलट्स को मारता है। पर सर शायद इसकी जरूरत ही ना पड़ी हो मुजरिम को, क्योंकि सर कॉकपिट में पहले से एक पायलट बंद था जो प्लेन को संभाल रहा था। सर मुजरिम के लिए उसी को मारना काफी होता। राघव तो उस वक्त बाहर था सर। जो आदमी इस प्लेन को क्रैश कराने की साजिश रचेगा उसे ये बात तो मालूम ही होगी कि इस कॉकपिट के दरवाजे में 6 मिनट का टाइमर लगा हुआ है और इस पायलट राघव का ये प्लेन को बचाना कोई संयोग तो नहीं हो सकता। सर मतलब मुजरिम जानता था कि प्लेन को बचा लिया जाएगा? या मुजरिम
प्लेन उड़ाना जानता हूं। ये मुजरिम और इस पायलट विधि का जरूर कोई ना कोई निजी मामला है। सारे क्रू मेंबर से फिर से पूछताछ करते हैं। आप लोग विधि के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? सर, उनका बर्ताव सबसे बहुत अच्छा था। उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? सर, विधि ने आज तक किसी के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, तो मुझे तो नहीं लगता उसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। यस सर, विधि तो बहुत जिम्मेदार एम्प्लॉय थी। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए। आज सुबह जब मैं कॉकपिट में आया तो विधि और फ्लाइट अटेंडेंट सनी, उन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो रही थी। कैसी कहासुनी? किस बारे में बहस कर रहे थे ये तो मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देख के वो चुप हो गए थे। सर, वैसे विधि और सनी एक दूसरे से प्यार करते थे। ओह, तो ये प्यार मोहब्बत का चक्कर है। कहासुनी तो हुई होगी। सनी का सनी, क्या बात है सर? नहीं, फ्लाइट की पूरी स्टाफ हमारे साथ थी, तुम साथ में थे नहीं तो तुमसे मिलने चले आए हैं। सर, सुबह से जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वैसे ही हम लोग इतने परेशान, और आपने हमें यहाँ फंसा कर रखा हो। जांच पूरी हो जाए फिर चले जाना। वैसे सर, कब तक पूरी होगी आपकी ये जांच? हमारे कुछ सवालों के जवाब मिल जाए, विधि के खूनी के बारे में पता चल जाए, समझो जांच पूरी। तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। और हमारे कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे। क्या आप लोग मुझसे भी सवाल करेंगे? हाँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बताओ कि आज सुबह विधि के साथ तुम्हारी किस बात को लेकर बहस हुई थी? मेरी उनके साथ कोई बहस नहीं हुई सर। वो मेरी सीनियर थी और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। और तुम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे? नहीं सर, ये सब अफवाह है और मैं नहीं जानता कि ये सब कौन फैला रहा है। और ये क्या रख क्या रहते ऊपर? हाँ? प्लेट? इस पे खून लगा है? मैंने कुछ नहीं किया सर। ये मेरा नहीं सर। तुमने मारा ना विधि को? नहीं सर। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। कौन? क्यों मारा विधि को? हाँ? मैंने नहीं मारा सर विधि को। मैं सचमुच उससे प्यार करता था सर। वाह, मार खाया तो सच बोलने लगे। अब ये बता, ये चाकू पे ये खून किसका है? विधि का? हाँ? नहीं सर, ये चाकू मेरा जरूर है, इस पर खून विधि का नहीं है सर। फिर किसका है? ये खून मेरा है सर। ये देखिए सर। पहले विधि का खून किया तो अपने आप को बचाने के लिए विधि का नाम लिख लिया। मैं बताता हूं सर कि चाकू पर ये खून कैसे और क्यों आया। विधि, तुम बदल चुकी हो। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह राई का पहाड़ बना रहे हो। विधि, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है। अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो मुझे सच में ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। विधि, मेरा मानना ये है, जो रिश्ते एक बार बन जाते हैं ना, वो मरते दम तक नहीं टूटते। ये तो मुझे मारोगे?
सनी अब बहुत हो गया। हाँ लेकिन सर वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस चाकू पे लगा खून साबित करेगा कि तू सच बोल रहा है या ये ड्रामा कर रहा है। के विधि की लाश से क्या पता चला? बॉस, विधि के खून में हमें एक बहुत ही खतरनाक जहर के ट्रेसेस मिले जिसका नाम है मेंजेनिसाइटिस। शरीर में जाते ही बस कुछ ही सेकंड्स में इस जहर ने विधि की जान ले ली। तो क्या चाकू के ऊपर जहर था? नहीं, जहर चाकू पर नहीं था। और बॉस, चाकू पर जो खून लगा हुआ था वो भी विधि का नहीं था। मतलब खून सनी का ही था। तो फिर विधि के शरीर में जहर आया कहां से? मैं बताता हूं जहर कैसे गया। बॉस, ये देखो बॉस, ये है वो चीज जिसके जरिए इसकी बॉडी में जहर गया है। ये सुई जैसी चीज है। हाँ बॉस, ये सुई जैसी चीज इसके गले में विंड पाइप को चीरती हुई सीधी रीढ़ की हड्डी में जाकर के अटकी। तो फिर ये जिसने भी किया है हाथ से नहीं किया है, किसी गन जैसे मैकेनिज्म से ही हो सकता है ये। और सर, जिस एंगल से ये सुई घुसी है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा लगता है कि ये सुई विधि के पांव के पास से चली होगी। पांव की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ? तो फिर खूनी वहीं पर बैठना चाहिए था। और अगर खूनी उस कॉकपिट के अंदर था तो फिर वो बाहर भागा कैसे? कॉकपिट तो अंदर से बंद था। एक बात और सर, खूनी ने राघव के कॉकपिट से निकलने का इंतजार किया, उसके बाद विधि का खून किया। मौके की तलाश में सचिन, मौके की तलाश में। जैसे ही राघव कॉकपिट से बाहर निकला, खूनी ने अपना काम कर लिया। ये राघव मुझे गड़बड़ लगता है, गड़बड़ लगता है मुझे ये राघव। सर, अपूर्वी, क्या पता चला पैसेंजर और क्रू के बारे में? सर ये देखिए, राघव का रिकॉर्ड। फ्लाइट टेक ऑफ के आधे घंटे पहले उसे किसी मिस्टीरियस नंबर से मैसेज आया था और फिर उसी नंबर से 20 कॉल्स भी आए थे। 20 कॉल्स। और सर, राघव ने उसी नंबर पे मैसेजेस और एमएमएस भी भेजा है। हाँ, रिप्लाई भेजा है उसने, रिप्लाई। पूर्वी, इस नंबर के बारे में कुछ चेक किया? किसका नंबर है ये? सर, ये नया नंबर है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन जाली है। नया नंबर और सारी इंफॉर्मेशन जाली है। सचिन, मैं कह रहा हूं ना, ये राघव गड़बड़ है। इस राघव को मिलना पड़ेगा और फिर उस कॉकपिट में जाकर फिर से देखना पड़ेगा। कुछ तो बात है जो हमसे छूटी है वहां पर। राघव, क्या हुआ? कुछ नहीं। राघव, अब तो उन्होंने हमें और हमारे ऋषि को छोड़ दिया है ना, तो फिर तुम अब क्यों परेशान हो? तुम नहीं समझोगे नम्रता। अच्छा बता, कौन थे वो लोग? हाँ, और उन्होंने मुझे और हमारे ऋषि को क्यों किडनैप किया था? बताओ। और फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं नम्रता, और जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्यों राघव, क्या किया है तुमने? मैंने नम्रता, मैंने धोखा दिया है विधि को। मैं देखती हूँ। जी आप लोग? सीआईडी, मिस्टर राघव से मिलना है।
जी क्या काम है? कुछ पूछताछ करनी। राघव जी है ना घर पे? हाँ है। आइए आइए, मैं मिलवाती हूँ। आइए सर। राघव, 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 ओपन द डोर। राघव, सर दरवाजा नहीं खोल रहे। राघव, एक मिनट, जरा इधर आइए। राघव, राघव, हम लोग सीआईडी से हैं, डरने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलो। राघव, हम लोग सीआईडी से हैं, डरने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलो। ये तो खुशी हो रहा है। राघव, राघव, बात सुनो मेरी। राघव, राघव, क्या कर रहे हो? राघव, क्यों बचाया आपने मुझे? राघव, बात सुनो मेरी। मर जाने दीजिए मुझे, क्यों बचाया? राघव, मर जाने दीजिए मुझे। राघव, शांत हो जाओ। बताओ, कौन इन सब के पीछे है? मुझे नहीं पता। मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया था और मैं अनजान कॉल नहीं उठाता हूँ, और इसीलिए मैंने वो कॉल भी नहीं उठाया। फिर तुम्हें एक एमएमएस आया? हाँ। क्या था उस एमएमएस में? उसने मुझे ये एमएमएस भेजा। मेरी बीवी और बच्चा उनके कब्जे में थे। कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, मगर क्यों? उस अनजान आदमी ने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं अपने बीवी और बच्चों से प्यार करता हूं तो सही समय पर कॉकपिट से 10 मिनट के लिए बाहर आ जाऊं। तो तुमने सीआईडी को क्यों नहीं बताया? मैं प्लेन में था और प्लेन कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाला था। अपनी बीवी, बच्चे और बच्चे को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। सर, एक पायलट को मारने के लिए कोई इतना कुछ क्यों करेगा? हो कौन सकता है? जिस नंबर से इसे एमएमएस आए हैं, पता करो बंद होने से पहले इसकी आखिरी लोकेशन कहाँ थी। सर, ये देखिए सर, ये कूलिंग डिवाइस है सर, जो इस पैनल को ठंडा रखने का काम करता है सर। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? ये देखिए, इसमें एक एक्स्ट्रा वायर लगा हुआ है। सर निकालो उसे। जी सर, अभी निकालता हूँ। लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। सही रहा। तो इस गैप से वो जहरीली सुई निकली और सीधे विधि के गले में जाके लगी। बेचारे ने सीट पर ही दम तोड़ दिया। अच्छा, इसमें कोई टाइमर डिवाइस लगा है क्या, वो नीडल को शूट करने के लिए? जी नहीं सर, इसमें एक लो इंटेंसिटी इंफ्रारेड सेंसर है सर, जो रिमोट में होता है सर। इसका मतलब इस रिग को ट्रिगर करने के लिए किसी रिमोट का इस्तेमाल किया गया है? जी मैम, और उसकी रेंज 100 मीटर के अंदर ही है, और वो रिमोट इस प्लेन के अंदर ही ऑपरेट हुआ होगा, बाहर नहीं। मतलब कोई रिमोट कंट्रोल के साथ प्लेन में बैठा है। सर, प्लेन में इतने सारे पैसेंजर्स हैं, किसने ट्रिगर किया होगा ये रिग? सारे पैसेंजर्स को ब्यूरो बुलवाओ, एक एक से अलग अलग पूछताछ करते हैं। सर, आखिरी कॉल इसी ऑफिस से किया गया था। देखते हैं। एक्सक्यूज मी, सीआईडी, आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। जी सर। बोलिए सर। मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ। आज सुबह 7 बजे इस ऑफिस में कौन कौन था, आप बता सकते हैं? 1 मिनट सर। क्या बात है सर? आपके प्लेन में जो हादसा हुआ है उसी की जांच पड़ताल चल रही है। हाँ सर, एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। क्या? कुछ और भी हुआ क्या? सर, कल रात में ऑफिस में चोरी भी हुई थी। चोरी? हाँ सर, सेफ में काफी सारा कैश और करोड़ों के बॉन्ड्स थे। वो तो अच्छा हुआ कि अलार्म बज गया। वो सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जा पाया। कैसे डॉक्यूमेंट्स? एयरलाइन की इंटरनल ऑडिट फाइल और डीजीसीए फाइल थी सिर्फ, जिसमें 1 साल पहले हुए प्लेन क्रैश की इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट थी। ओह,
1 साल पहले जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें तो काफी लोग मारे गए थे। हाँ सर, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। हमारे क्रू मेंबर्स भी मारे गए थे और हमारा पायलट अमित वो भी मारा गया था। उसी हादसे की उसमें रिपोर्ट थी। चोर पकड़ा गया? नहीं सर, विधि जी ने ही चोर को उस तरफ से भागते हुए देखा था। अब उधर से तो कोई रास्ता ही नहीं है सर, कैसे चोर भागा पता नहीं सर। तो वो चोर विधि ही थी जिसने वो डॉक्यूमेंट चुराए और चोरी का हंगामा मचा दिया। सर, लिस्ट रेडी है। उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपके आसपास जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनमें से किसी पे शक है आपको? एक्चुअली हाँ, मेरे बगल में एक औरत बैठी थी, वो मुझे कुछ अजीब सी लगी। क्या अजीब लगा आपको? क्या उसके हाथ में कोई रिमोट था या फिर वैसी कोई चीज? हाँ मैडम, एक लड़का था वहाँ पर जो मोबाइल में गेम खेल रहा था और बार बार अपनी सीट पर उछल रहा था। मुझे तो लगता है जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है और उसी ने किया है। कैसे? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, मगर उसके नाखून बड़े बड़े थे और वो बार बार अपने नाखूनों को देख रही थी। फिर मुझसे पूछती है आपकी उम्र क्या है? तो अरे भला कोई अपनी असली उम्र बताता है ना? अजीब सी बात। मेरा तो सब कुछ छीन लिया उस खोरी ने। काश कि मैंने उसे देखा होता सर, तो मैं उसे उसी वक्त खत्म कर देता। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बता चुका। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी उस फ्लाइट में बैठता ही नहीं। सर, हमारी तो अभी भी शादी हुई है, हम तो आपस में ही खोए हुए थे। हाँ जी सर, आपस में बात कर रहे थे और अपने फोन से सेल्फी ले रहे थे। और हमारा ध्यान तो तब गया जब फ्लाइट ने जर्क लिया सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू। एक मिनट। हाँ सर। जी सर। आप लोगों ने जो फोटोज खींची थी वो मैं देख सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं सर। हाँ जी, ये लीजिए। आप सोचिए, ये देखिए सर, 2 पैसेंजर्स के बीच में एक हाथ है, उस हाथ में कुछ है। सर जरा जूम करो। सर ये तो रिमोट ट्रिगर है। हाँ सर, लेकिन पैसेंजर तो दिख नहीं रहा। पूर्वी, ये 2 पैसेंजर्स के सीट नंबर्स तो हैं, पता चलेगा ना पीछे कौन बैठा है। सर ये ऋषभ और प्रिया 30A 30B पे बैठे थे। सचिन, ये देखो इस फोटो को। फोटो ऐसे इस एंगल से खींचा गया है तो इन दोनों के बीच में दिखती है सीट नंबर 31A। जिसका भी हाथ है वो 31A वाला पैसेंजर का है। 31A पे कौन है देखो। मिस्टर अनुपम। उठाओ इस अनुपम को। एक्सक्यूज मी, हमें अनुपम से मिलना है। कौन? हमारा प्यून। पियोन है वो? कहाँ है वो? जी अभी मैंने उसे एक फाइल दी है 2nd फ्लोर पे कैबिन में देने के लिए। ओके, थैंक यू। हाँ। अरे डार्लिंग, मैं आ जाऊंगा। अरे डार्लिंग से बाद में मिलना, पहले हमसे मिल लो अनुपम जी। कहाँ भाग रहे इतना जल्दी? हाँ? बस बहुत उड़ लिया। कहाँ जा रहा था प्लेन? मैं अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा था। प्लेन से? इतने पैसे थे तुम्हारे पास? बचा के रखे थे मैंने पैसे। बचा के रखे थे? हाँ, प्लेन में जाओगे, रिमोट लेके रिमोट का ट्रिगर दबाओगे, बहुत पैसे बचे होंगे, है ना? क्या मतलब? तुम अच्छे से जानते हो मतलब क्या है। क्यों मारा विधि को? सब मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने नहीं मारा विधि मैम को। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना ये नाटक बंद कर दो। हमें तुम्हारी करतूतों के बारे में पता है। राघव को SMS भेजा था धमकी भरे, उसके बीवी बच्चों को बंधक बनाया था, MMS बना के भेजा यहाँ से। क्यों? सब मुझे पैसे मिले थे साहब SMS भेजने के लिए, जहाज में रिमोट दबाने के लिए। और मुझे नहीं पता था साहब कि उससे कोई मर जाएगा।
किसने दिए थे पैसे? खेल खत्म हो गया तुम्हारा विजय। कैसा खेल? मैं कुछ समझा नहीं। अपनी पायलट विधि का खून करवाया तुमने। मैंने? मैं भला ऐसा क्यों करवाऊंगा? मैं तो खुद उस फ्लाइट में जा रहा था और मैं भी तो मर सकता था। यही तो तुम्हारी चाल थी, ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। और इस काम में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारे एम्प्लॉय अनुपम ने। ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। कहाँ भाग रहे हैं? क्यों खून करवाया तुमने विधि का? सर 1 साल पहले हमारी एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था और हमने साबित कर दिया था कि वो क्रैश पायलट अमित की लापरवाही की वजह से हुआ था। लेकिन अमित विधि का दोस्त था और विधि इस बात की सच्चाई को मीडिया के सामने लाना चाहती थी सर। कैसे सच्चाई का खुलासा करने वाली थी वो? हाँ? सर वो प्लेन क्रैश हमारे एयरक्राफ्ट में खराबी की वजह से क्रैश हुआ था और हमारी तकनीकी टीम ने चेतावनी भी दे दी थी हमें कि इसमें सुधार किए बिना इसे न उड़ाया जाए। और इससे पहले कि विधि दुनिया के सामने ये सच्चाई लाती, तुमने खून करा दिया उसका। सर जब हमें पता चला कि विधि ने वो डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए तो मैं डर गया था कि विधि कहीं मीडिया के सामने इसका खुलासा न कर दे और मैं सच्चाई छुपाने के जुर्म में कहीं फंस ना जाऊं। सर तुमने ये कैसे जाना कि वो डॉक्यूमेंट्स विधि ने चुराए? वो कई दिनों से हमारे दूसरे साथी स्टाफ से पूछताछ कर रही थी इसके बारे में और मुझे इस बात का पता चल चुका था। अब जेल जाने की तैयारी करो, प्लेन क्रैश की सच्चाई छुपाने और विधि के खून करने के जुर्म में शायद फांसी होगी तुम्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।